क्योंकि अभी तक जो हम रिएक्शंस पढ़ चुके हैं इसके अंदर वो कौन कौन सी रिएक्शन है, हम प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं, एल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशंस पढ़ चुके हैं, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी हम एक रिएक्शन पढ़ चुके हैं जो है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हमने दोनों चीज़ें पढ़ ली हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने SN1 भी पढ़ ली है, हमने SN2 भी पढ़ लिया है। जब SN1 के अंदर हमने क्या देखा था, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ था, और SN2 के अंदर हमारा जो है ट्रांजिशन स्टेट बनी थी हमारी, उसके अंदर कार्बोकैटायन नहीं फॉर्म हुआ था। इसका ऑर्डर था प्राइमरी सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी देन टर्शरी। ये किसका ऑर्डर था, हमारे SN2 का। और SN1 के लिए क्या था, टर्शरी हैलाइड का सबसे ज़्यादा, देन सेकेंडरी का, देन प्राइमरी का। जब मैं तेरे को ये पढ़ा रही थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तब मैंने तेरे को एक बात बताई थी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तेरे को किसकी प्रेजेंस में देखने को मिलती है, एक्वस KOH की प्रेजेंस में। सब्स्टिट्यूशन कब देखने को मिलती है, जब तेरे को अगर एक्वस KOH दे रखा हो तो कौन सी रिएक्शन फॉलो करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अगर अब इसकी जगह एक्वस की जगह तेरे को अल्कोहलिक KOH मिल जाए रिएक्शन के ऊपर और बाकी सारी चीज़ें एक जैसी हों, तो इस केस में हम जो रिएक्शन देखते हैं वो हमारी होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन किस केस में देखी जाती है, जब हमें अल्कोहलिक KOH दे रखा हो। एक्वस KOH की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन। जबकि अगर हमारा अल्कोहलिक KOH दे रखा है तो हमें कौन सी रिएक्शन देखने को मिलेगी, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, अब देखो पता है कि जो RX होता है वो हमारा क्या होता है, एल्काइल हैलाइड। अब इसके अंदर क्या होता है, एल्काइल हैलाइड जिसके पास बीटा हाइड्रोजन होता है, उसको जब हम ट्रीट करते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ तो हमें क्या मिलती है, एल्कीन मिलती है। यही बात मैंने यहाँ पे ये लिख रखा है कि जब मैं एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करूंगी एक्वस अल्कोहलिक KOH के साथ तो मुझे एल्कीन मिलेगी, बट जब मैं एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करूंगी एक्वस KOH के साथ तो मेरे को क्या मिलता है, अल्कोहल मिल जाता है, मेरा अल्कोहल फॉर्मेशन होता है। तो एल्काइल हैलाइड हैविंग बीटा हाइड्रोजन। अब देख बीटा हाइड्रोजन कैसे काउंट करेंगे, सपोज ये तेरे पास एल्काइल हैलाइड है CH3 CH2 और X, इसके साथ बॉन्ड बना हुआ और ये क्या है, X। ये तेरी हेलोजन एटम है, X कोई भी हेलोजन एटम है। तो हेलोजन एटम से जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होता है, हेलोजन एटम और इसे डायरेक्टली अटैच कार्बन को हम क्या कहते हैं, अल्फा, और जो उससे नेक्स्ट कार्बन होते हैं बीटा। ठीक है, एल्काइल हैलाइड जो है उसको हम CH3 CH2 और X ये है तेरे पास, इसके अंदर जो ये कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है वो अल्फा, और उससे नेक्स्ट कार्बन कौन सा है, बीटा। अब इसके पास जो हाइड्रोजन एटम है, जो ये 3 हाइड्रोजन एटम इसके पास हैं, जो बीटा कार्बन मैंने डेजिग्नेट किया है, उन हाइड्रोजन्स को हम क्या कहते हैं, बीटा हाइड्रोजन। इसी तरीके से जो अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन है उनको हम क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो बीटा हाइड्रोजन, अब इसके अंदर मैंने जो डिफाइन यूज किया कि अल्काइल हैलाइड हैविंग बीटा हाइड्रोजन व्हेन ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH लेट्स टू एल्कीन फॉर्मेशन। जो बीटा हाइड्रोजन, इसके अंदर क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, तेरे को वो बात समझ आ गई होगी यहाँ पे कि जो हाइड्रोजन मेरे बीटा कार्बन से कनेक्टेड होते हैं उनको मैं कहती हूँ बीटा हाइड्रोजन। और बीटा कार्बन कौन सा होगा, जो कार्बन मेरा एल्काइल हैलाइड से एक छोड़ के होगा, मतलब जो भी मेरा हेलोजन है उससे एक नेक्स्ट कार्बन जो होगा वो मेरा बीटा कार्बन कहलाएगा, और जो उसके साथ हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड होगा वो क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन। जितने भी हाइड्रोजन एटम हो, अगर एक हाइड्रोजन एटम है तो वो बीटा कहलाएगा, चाहे 2 हाइड्रोजन हो चाहे 3 हाइड्रोजन हो, जितने भी हाइड्रोजन एटम उसके साथ कनेक्शन में होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, तेरे बीटा कार्बन कहलाएंगे। ठीक है, बीटा हाइड्रोजन, सॉरी बीटा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से जितने हाइड्रोजन कनेक्ट होंगे वो बीटा हाइड्रोजन। अब इसीलिए इसको हम बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन कर रहे होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसी रिएक्शन को हम एलिमिनेशन रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। खाली एलिमिनेशन ना कह के हम इसको क्या कह रहे हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और इसके अंदर तू देख रहा है तो जब तू रिएक्शन देखेगा तेरे को पता चलेगा, जैसे CH3 CH2 Cl, मैं यही एग्जांपल ले रही हूँ, सपोज Cl ले लिया मैंने X की जगह, तो यहाँ पे इसको हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कहते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ से हाइड्रोजन कम हो जाएगा और एक यहाँ से हेलोजन चला जाएगा। डी का मतलब होता है, जो ये DE हम केमिस्ट्री में लिखते हैं, ये हम रिमूवल को शो करते हैं। DE किसको शो करता है, रिमूवल को। जहां भी तेरे को किसी भी रिएक्शन के आगे DE लिखा मिल जाए मतलब ये किसको शो कर रहा है, रिमूवल। और रिमूवल किसका शो कर रहा है यहाँ पे, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रो और हेलोजिनेशन, हाइड्रो किसके लिए यूज होता है, हाइड्रोजन के लिए, और हेलो किसके लिए यूज होता है, हेलोजन के लिए। तो इसके अंदर एक हेलोजन
और एक हाइड्रोजन, दोनों सबस्ट्रेट में से निकल जाएंगे और हमें एल्कीन का फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके, अब तूने जैसे पहले पढ़ा था कि हमारे पास दो तरीके की एल्कीन होती हैं, एक तो सिमेट्रिकल एल्कीन होती है और एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती हैं। उसी तरीके से हमारे पास एल्काइल हेलाइड भी दो तरीके की होती है, एक सिमेट्रिकल एल्काइल हेलाइड और एक अनसिमेट्रिकल एल्काइल हेलाइड। ठीक है, अब सिमेट्रिकल एल्काइल हेलाइड तेरी क्या होंगी? सिमेट्रिकल वही जैसे तूने सिमेट्रिकल एल्कीन का केस देखा था, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम के केस में हम उसको सिमेट्रिकल एल्कीन कहते हैं, इसी तरीके हम यहाँ पे सिमेट्रिकल एल्काइल हेलाइड कह रहे हैं। अब देख एल्काइल हेलाइड देख CH3CH2Br है, मैंने यहाँ पे CH3CH2X में क्या कर दिया, मैंने CHX को रिप्लेस कर दिया मैंने Br से यहाँ पे। ठीक है, और मैंने ना इसको यहाँ पे ऐसे खोल के लिख लिया, CH3 की जगह 2H तो यहाँ पे दिखा दी और एक H नीचे दिखा दिया और CH2 दिस। अब मैंने तेको पहले ही बता दिया कि ये Br से जो कनेक्टेड कार्बन होगा वो क्या होगा, अल्फा, उससे नेक्स्ट बीटा, और इससे जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड है वो कौन सा है, बीटा हाइड्रोजन। अब यहाँ से बीटा हाइड्रोजन और ये हेलोजन किसकी प्रेजेंस में, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, और हीट, ये ध्यान रखियो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत एक बार होता है, हाई टेम्परेचर पे होती है एलिमिनेशन रिएक्शन कंपैरिजन टू सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन के कंपैरिजन पे लो टेम्परेचर पे देखने को मिलती है हमें। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक ये हाइड्रोजन और एक ये हेलोजन दोनों बाहर निकल जाएंगे और क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, जो भी जिन दो कार्बन एटम से हाइड्रोजन और हेलोजन रिप्लेस होगा उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, यही तेरा प्रोडक्ट है CH2 डबल बॉन्ड CH2। और ये K किसके Br किसके साथ चला जाएगा, K के साथ, और HOH के साथ कंबाइन होकर वाटर बना देगा, और ये KBr के साथ मिलके KBr बना देगा। अगर ये रिएक्शन सेम टू सेम कैसे दे रखी हो तेको, सपोज यहाँ पे Cl दे रखा होता है इसकी जगह, तो तेरा क्या प्रोडक्ट बनता है, एल्कीन एज इट इज, और KBr की जगह KCl बन जाता। तो कोई भी हेलोजन दे रखा हो वो K के साथ चला जाएगा, और जो तेरा OH में जो यहाँ से H एलिमिनेट होगा वो वाटर निकाल देगा, हमेशा यही होगा। अब देख सिमेट्रिकल ना बेसिकली जैसे उसमें तो इवन नंबर से काउंट कर लेता था कि एल्कीन में तो चल नंबर ऑफ कार्बन एटम तेरे को बता देती थी कि सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है जनरली, बट इसके अंदर ना ये देखना है कि हेलोजन के साइड में एनवायरनमेंट कैसा है, सेम बीटा कार्बन है तो फिर वो सिमेट्रिकल में आ जाती है, अदरवाइज अनसिमेट्रिकल में आ जाती है। अब देख यहाँ पे जैसे ये है नेक्स्ट एग्जाम्पल तेरा सिमेट्रिकल के केस में, ये क्या है, इसके अंदर देख जो तेरा Br यहाँ पे कनेक्टेड है इस कार्बन एटम से, इसके अंदर जो कार्बन एटम Br से डायरेक्टली कनेक्टेड है मैंने उसको नाम दे रखा है अल्फा का, और उससे जो नेक्स्ट कार्बन है वो बीटा। अब दोनों साइड इससे कार्बन है तो दोनों कार्बन को बीटा नाम दिया जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी के केस में क्या हो रहा है, ये सेकेंडरी कार्बन एटम है जो अल्फा है मेरा वो सेकेंडरी है, तो इससे दोनों साइड चेंज आ रही है, तो दोनों साइड ही हम बीटा कार्बन काउंट करेंगे। अल्फा से नेक्स्ट कार्बन, तो अल्फा से नेक्स्ट ये वाला भी है, और अल्फा से नेक्स्ट अब अल्फा से नेक्स्ट एक ये भी है, और अल्फा से नेक्स्ट एक, दोनों कार्बन तेरे अल्फा से नेक्स्ट कार्बन एटम है ना, तो दोनों कार्बन एटम तेरे बीटा कंसीडर होंगे। अब इसमें हम सिमेट्रिकल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि चाहे मैं यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस कर लूँ, चाहे मैं इधर वाले से कर लूँ, चाहे मैं इधर वाले से कर लूँ, मेरे को प्रोडक्ट यही मिलेगा। अब मैंने एक हेलोजन यहाँ से हटा दूँ, यहाँ से हाइड्रोजन हटा दूँ तो भी मेरे को ऐसे ही प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर मैं इधर वाली साइड से हटा दूंगी तो भी मेरे को यही प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो इस वजह से हम इसको किस में काउंट कर रहे हैं, सिमेट्रिकल एल्काइल हाइड्राइड में, क्योंकि जो हमारी एल्कीन बनेगी लास्ट में वो एक ही तरीके की बनेगी। अब अगर मैं सपोज मैंने अभी इधर जिसको मैंने 1 नंबर दिया है उधर से हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो ये प्रोडक्ट बन गया मेरा। अब अगर मैं जिसको मैं 2 नंबर दे रही हूँ इसको मैंने 2 नंबर दे दिया सपोज, जो मेरी ये नेक्स्ट ये वाला कार्बन एटम है, अगर मैं इधर से रिप्लेस करूँ सपोज हेलोजन तो मेरा क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यही बनेगा। अब मैं इसको नंबर कहाँ से दूंगी, हमेशा एल्कीन वाली साइड से नंबरिंग स्टार्ट होती है 1 2 3, प्रोपीन बन गई 1 प्रोपीन, और यहाँ भी हमारी 1 प्रोपीन ही बनी हुई है, तो दोनों केस में प्रोडक्ट सेम है ना, इसलिए हम इसको सिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड कह रहे हैं। और रिएक्शन हमेशा अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में ही होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन, ये बात ध्यान रखियो। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो केस आता है वो आता है अनसिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड। अब अनसिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है।
ये ना या तो एसएन वाला, सब्स्टिट्यूशन वाला, या अनसिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड वाला, ये क्वेश्चन जरूर आएगा तेरे पेपर में। और इसमें मेजर चीज तुझे क्या ध्यान रखनी होगी, ये देखना होगा तेरे को एल्कोहलिक केओएच दे रखा है या एक्वस केओएच दे रखा है। एक्वस केओएच दे रखा होगा तो सब्स्टिट्यूशन करके आइयो, एल्कोहलिक दे रखा होगा तो एलिमिनेशन करके आइयो। ठीक है, अब अनसिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड के केस में हमारा एक रूल फॉलो होता है, वो कौन सा होता है, सेडजेफ रूल। सेडजेफ रूल हमें स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के बारे में बताता है। किस चीज़ के बारे में बताता है, कि हमारी जो एल्कीन बन रही है वो कितनी स्टेबल है। सेडजेफ रूल हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। इसके अंदर हमारा प्रोडक्ट एल्कीन ही बन रहा है ना, तो वो उस एल्कीन की स्टेबिलिटी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है सेडजेफ रूल। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा एनसिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड गवर्न होती है। ठीक है, यहाँ पे यही चीज़ मैं लिखी है, हेयर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एल्कीन टेक्स प्लेस इन अकॉर्डेंस ऑफ सेडजेफ रूल। ठीक है, अब देख, अब सेडजेफ रूल ना, ये ध्यान रखियो, मेन सारी एल्काइल हैलाइड के लिए वैलिड होता है, बस फ्लोरीन के लिए नहीं होता। फ्लोराइड के लिए सेडजेफ रूल वैलिड नहीं होता। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अब सेडजेफ रूल की डिफाइन क्या है, सेडजेफ रूल को डिफाइन कैसे कर सकता है। सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो मोर एल्काइलेटेड एल्कीन होती है वो फॉर्म होती है एज मेजर प्रोडक्ट। मोर एल्काइलेटेड एल्कीन विल बी फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट। अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल क्या होगा, जो हाईली एल्काइलेटेड एल्कीन होगी उसका प्रोडक्ट ज़्यादा फॉर्म होगा। सपोज जैसे मेरे पास दो एल्कीन है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, एक मेरे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब दोनों एल्कीन के अंदर देख क्या है। अब ये वाला पोर्शन तेरा, एक मिनट में दूसरा कलर ले लेती हूँ, ये देख। अब जो ये है तेरी एल्कीन कौन सी है, जो मैंने ग्रीन पोर्शन से शेड किया है दोनों कंपाउंड के अंदर, ये पहला कंपाउंड है तेरा, ये दूसरा है, दूसरी एल्कीन है। अब पहली वाले में देख, जो ये एल्कीन के दोनों कार्बन है उनसे एक ही एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है। कितना बड़ा एल्काइल ग्रुप कनेक्ट है ये नहीं मैटर करता, ये ध्यान रखियो, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप मैटर करता है। और इधर वाली जो ये ग्रीन वाली नीचे वाली सेकंड में मैंने कर रखा है, इससे कितने कार्बन एटम कनेक्टेड है, एक ये वाला और एक ये वाला, मतलब दो कार्बन एटम कनेक्टेड है एल्कीन से। और एल्काइल, और ये जो ये ग्रुप है इसको हम पूरे को क्या बोलेंगे, जो ये मैंने ग्रुप अंडरलाइन कर रखा है इसको मैं एल्काइल ग्रुप कहूंगी ना, कि पूरा एक एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है इधर और इधर। तो इससे बेसिकली दो एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है, बट इधर वाले से सिर्फ एक ही, पहली वाली के केस में सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है। मतलब क्या है, मोर और सेडजेफ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ज़्यादा एल्काइलेटेड एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी। मतलब जिसमें जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड होंगे किससे, एल्कीन मॉलिक्यूल से, जो तेरा एल्कीन के दोनों कार्बन है उनसे, वो वाली एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, जिसमें जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम के ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप्स बेसिकली कनेक्टेड होंगे, वो क्या होगी, ज़्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, अब इस एल्कीन में तूने देख ही लिया कि हमारे यहाँ पे एल्कीन के साथ सिर्फ कितना बड़ा ग्रुप है ये नहीं मैटर कर रहा, कितने नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है वो मैटर कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो ये CH3 CH2 ग्रुप है ये एक ही ग्रुप है, यहाँ पे दो CH3 ग्रुप कनेक्टेड है, इसलिए सेडजेफ के अकॉर्डिंग हमारी जो सेकंड वाली है वो क्या है, मेजर होगी, और जो हमारी पहली वाली है वो माइनर होगी। ठीक है, मेजर और माइनर प्रोडक्ट बनाते हैं और वो कितना परसेंटेज बनता है वो लिखना होता है। ठीक है, अब इसके बाद देख, यहाँ पे मैंने यही एग्जाम्पल ले रखा है, देख एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूँ, ये देख। अब इसके अंदर क्या दे रखा है, देखिए ये वाला जो है ये तो 2 ब्रोमोब्यूटेन, ये एज सबस्ट्रेट दे रखा है। अब देख, अब इसके अंदर जो ब्रोमीन है वो सेकेंडरी कार्बन से कनेक्टेड है, तो जो कार्बन जिससे कनेक्टेड है वो अल्फा, उसके अलावा दोनों बीटा हो गए। अब ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन में एल्काइल हैलाइड, सॉरी एल्कीन नहीं, अनसिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड क्यों गई, क्योंकि जो बीटा कार्बन है ना दोनों, उन पे अनइक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। एक बीटा के पास 3 हाइड्रोजन एटम है, एक के पास 2 हाइड्रोजन एटम है। जब ऐसा केस बने तो क्या होता है, सेडजेफ रूल एप्लीकेबल होता है, सेडजेफ रूल वहीं पे लगता है।
ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे अलग अलग एल्काइल, अलग अलग नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो अलग अलग एल्कीन देखने को मिलेगी। जब मैंने इधर वाले से, जिसको मैंने 1 नंबर दे दिया यहाँ पे बीटा को, जिस बीटा कार्बन को मैंने यहाँ पे 1 नंबर दे दिया, ये वाला जिसको मैंने अब सर्कल किया, उससे अगर मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस करूंगी तो मेरी एल्कीन कहाँ बनेगी, इधर इस पोजीशन पे। तो मेरी कौन सी बनी, अल्कोहलिक केओएच की प्रेजेंस में ये वाला प्रोडक्ट बन गया जिसमें मैं एरो लेके गई हूँ अभी, ब्यूट 1 इन वाला जो 20% है, माइनर प्रोडक्ट है। मैंने तेरे को सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग बना दिया कि ये वाला प्रोडक्ट माइनर क्यों होगा। अब सब सेम केस अगर मैं यहाँ पे इधर वाले से, जिसको मैंने 2 नंबर दे दिया, मैंने अब सर्कल किया है, अगर मैं उधर से एक हाइड्रोजन हटाऊंगी तो इधर एल्कीन बनेगी इन दोनों के बीच में। मेरी एल्कीन कहाँ बन जाएगी, यहाँ बन जाएगी। ये हाइड्रो ये यहाँ से हट जाएगा, यही तो होगा बस। और मेरा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला जो मैं अब इस पाथ से लेकर के आई हूँ। तो ये मेरी एल्कीन जो है, ये ब्यूट 2 इन, ये वाली एल्कीन मेजर बनेगी। क्यों, क्योंकि इससे जो है ज़्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स कनेक्टेड है। ठीक है, देखो अब ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए यहाँ पे कि अल्कोहलिक केओएच की प्रेजेंस में क्या हुआ और कैसे हुआ। अब कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे, ये मैंने नीचे लिख रखा है, ये 80% बन रहा है और जो माइनर प्रोडक्ट है वो 20% बन रहा है। ये सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग हमने डिफाइन करे हैं। ठीक है, सेडजेफ रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे हमने पहले मार्कोनिकोफ, एंटी मार्कोनिकोफ किया था, यहाँ पे हम सेडजेफ रूल और हॉफमैन्स रूल करते हैं। ये 2 रूल यहाँ पे आएंगे। तो बस इन्हीं रूल से बेसिक मेन चीज़ें हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको ध्यान रखियो। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है अल्काइल हैलाइड का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि सेडजेफ रूल ही क्यों डिफाइन करता है स्टेबिलिटी को। इसीलिए हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ये ध्यान रखने वाली है यहाँ पे। वो क्या है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अल्काइल हैलाइड का क्या होता है, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। जो हमारा ऑर्डर किसके अंदर था, SN1 के अंदर था। SN1 और एलिमिनेशन का जो ऑर्डर होता है रिएक्टिविटी अल्काइल हैलाइड का, SN1 का और एलिमिनेशन का, यहाँ पर जो ऑर्डर है वो सेम है रिएक्टिविटी का अल्काइल हैलाइड का, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, कि उसमें भी क्या था, टर्शरी की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, देन सेकेंडरी की, देन प्राइमरी की। यहाँ पे भी सेम चीज़ है। अब इसका रीज़न आ जाता है कई बार कि एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा की होती है, या फिर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिखो और उसका रीज़न एक्सप्लेन करो। उसका रीज़न क्या होता है कि जो दिस इज बिकॉज मोर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप ऑन द प्रोडक्ट एल्कीन इट विल बी मोर स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। मतलब मेजर रीज़न होता है इसका हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड होंगे उतने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे, और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से हमारा जो प्रोडक्ट एल्कीन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। हम कोई भी रिएक्शन करते हैं तो हम स्टेबिलिटी देखते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो कितना स्टेबल बन रहा है। प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा है तो वो रिएक्शन अच्छी है, नहीं बन रहा तो नहीं है, नहीं अच्छी। तो इस तरीके से हम चीज़ों को डील आउट करते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अल्काइल हैलाइड की इस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो ऑर्डर क्या होता है ये हमें पता चल गया, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी होता है। और इसके बाद क्या होता है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप होंगे हमारे प्रोडक्ट पे उतनी ही ज़्यादा स्टेबल हमें एल्कीन मिलेगी हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। ठीक है, तो अब एक चीज़ मैंने तेको बताई थी कि हमें यहाँ पे 2 रूल पढ़ने हैं, एक हमारा सेडजेफ रूल और दूसरा था हमारा हॉफमैन्स रूल। तो सेडजेफ रूल तो देख लिया। अब सेडजेफ रूल और हॉफमैन्स रूल ना एक दूसरे के रिवर्स से होते हैं। अब रिवर्स कैसे होते हैं, बेसिकली क्या होता है, हम क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू सेडजेफ, जो मेजर प्रोडक्ट होता है, सेडजेफ की एक स्पेलिंग देख लो, मैंने शायद गलत लिख दी। सेडजेफ क्या होता है, सेडजेफ यहाँ पे ऊपर गलत लिखी है, अंदर से लिखी हुई है। सेडजेफ के अकॉर्डिंग क्या होता है, सेडजेफ के अकॉर्डिंग जो मोर एल्काई, मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, जो मोर एल्काइलेटेड एल्कीन है। ये मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन, जिसमें ज़्यादा एल्काइलेशन प्रोडक्ट है वो हमारा जो प्रोडक्ट होगा एल्कीन वो ज़्यादा स्टेबल होगा। बट हॉफमैन का जो रूल है वो बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग है, उससे सॉरी अकॉर्डिंग नहीं, इसके अपोजिट है। हॉफमैन क्या कहता है कि जो लेस एल्काइलेटेड एल्कीन होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी। हॉफमैन का रूल क्या कहता है कि जो हॉफमैन हमारा जो रूल है वो क्या कहता है कि जो लेस एल्काइलेटेड एल्कीन होगी, लेस एल्काइलेटेड एल्कीन होगी वो एज मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगी। लेस एल्काइलेटेड एल्कीन विल बी फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस रूल को याद करना कोई मुश्किल नहीं है, बस तरीका बिल्कुल सेम ही है। उसमें बस तूने एक बार समझ लिया कि नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप कैसे चेक करने हैं, कि कितने नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड हैं। बस जो एल्कीन के दोनों कार्बन बनेंगे उनको देख ले, उन पे कितने और कार्बन कनेक्टेड हैं, उतने नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड होंगे, और उसी से हमें ये बात पता चल जाएगी
कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर है कौन सा माइनर। जिस हो अगर तेरा तो क्या नाम है सेटजेव्स रूल वैलिड होगा तो तेरा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, हाईली एल्काइलेटेड एल्कीन वाला। बट अगर तेरा हॉफमैन्स रूल वैलिड होगा तो तेरी जो लेस एल्काइलेटेड एल्कीन होगी वो एज मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आएगा कि कहाँ पर सेटजेफ रूल वैलिड है और कहाँ पर हॉफमैन्स रूल वैलिड है। ठीक है, तो सारी मैंने तेरे को बताया था कि सारी एल्काइल हैलाइड्स के केस में तेरा सेटजेफ रूल वैलिड होता है, बस किस में नहीं होता, एल्काइल फ्लोराइड में। एल्काइल फ्लोराइड के केस में हमारा क्या होता है, सेटजेफ्स रूल वैलिड नहीं होता। इसमें क्या नहीं लगता, सेटजेफ्स रूल नहीं लगता इसके केस में हमारा। ठीक है, अब इसके केस में अगर सेटजेफ्स रूल नहीं लगता तो इसके केस में हॉफमैन लग जाता है। बस एल्काइल फ्लोराइड के लिए हम बेसिकली हाँ इस तुम्हारे लेवल पे बस इतना ही पढ़ेंगे, बाकी और भी हैं इसकी एप्लीकेशन। तो हॉफमैन्स रूल जो तुझे पढ़ना है वो एल्काइल फ्लोराइड के केस में पढ़ना है, जहां भी तेरे को आर एक्स में आर एफ दे दिया जाए। सपोज एक तेरे को क्या दे रखा है, कोई भी दे रखा है, जैसे आर मतलब ये कोई भी आर ग्रुप है और उसके साथ जो है, एक सेकेंड, कोई भी आर ग्रुप है तेरे पास और उसके साथ तेरा या तो क्लोरीन कनेक्टेड है, चाहे ब्रोमीन है, चाहे आयोडीन है। इन तीनों में से जो भी चीज़ें तेरी कनेक्टेड हैं तो तेरा कौन सा रूल वैलिड होगा, यहाँ पे तेरा रूल वैलिड होगा सेटजेव्स रूल। बट अगर तेरे आर के साथ यहाँ पे तेरे को एफ कनेक्ट करके दे रखा है तो तेरा कौन सा रूल वैलिड होगा, तेरा हॉफमैन्स रूल वैलिड होगा। और सेटजेव्स रूल वैलिड होने का मतलब क्या है कि जो मोर एल्काइलेटेड एल्कीन है वो एज मेजर प्रोडक्ट बनेगी। मेजर प्रोडक्ट का मतलब है ज्यादा अमाउंट में क्या बनेगा, मेजर माइनर का मतलब बस इतना ही है। मेजर मतलब ज्यादा अमाउंट में बनने वाला, माइनर मतलब कम अमाउंट में बनने वाला। तो इस अकॉर्डिंग तुझे देखना है कि अगर आर एफ में दे रखा है तो तेरा हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होगा, और अगर आर सी एल बी आर और आई में दे रखा है तो तेरा सेटजेफ प्रोडक्ट मेजर होगा। ठीक है, यही चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है। क्या दे रखा है, दिस एलिमिनेशन इज कंसीडर्ड इन केस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड वेयर सेटजेफ रूल इज नॉट कंसीडर्ड। मतलब कंसीडर्ड का मतलब मेरा वैलिड है कि वो नहीं लगता। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अब क्या ये रूल कहता है, ये रूल कहता है कि लेस एल्काइलेटेड एल्कीन विल बी फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट। सेम स्टेटमेंट है, बस मोर की जगह लेस लगाना है तेरे को। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 फ्लोरोब्यूटेन ले रखा है, सेम 2 प्रोडक्ट बना रखे हैं, एक ये बना रखा है और एक ये वाला 1 ब्यूटीन बना रखा है, एक 2 ब्यूटीन बना रखा है। 1 ब्यूटीन को मेजर लिख रखा है और 2 ब्यूटीन को माइनर लिख रखा है। और यहाँ पे सॉल्वेंट भी यूज हो जाता है, CH3OH मिथेनॉल एज सॉल्वेंट यूज होता है तेरा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एल्कोहलिक KOH था और मतलब कुछ भी यूज कर ले, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर देख, यहाँ पे ना एक रीजन दे रखा है कि जो ये तेरे इधर वाला बीटा हाइड्रोजन है जिसमें बीटा कार्बन जिसमें 3 हाइड्रोजन है, वो वाला क्या होता है, मोर एसिडिक प्रोटोन होता है। प्रोटोन H पॉजिटिव को हम प्रोटोन कहते हैं ना, H पॉजिटिव क्या होता है, प्रोटोन, और खाली H होता है हाइड्रोजन। ठीक है, जिसपे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होता है, जो मोर एसिडिक प्रोटोन है, जो ये CH3 के हाइड्रोजन है, ये मोर एसिडिक होता है, जो CH2 के होता है वो लेस एसिडिक होता है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ, जो इसके साथ ही CH3 ग्रुप कनेक्टेड है, इसका प्लस आई इफेक्ट लगता है यहाँ पे, इस वजह से ये लेस एसिडिक होता है और हमारा ये प्रोडक्ट मेजर बन जाता है। कई बार वैसे 90% केसेस में तो नहीं पूछते, 99% में, बट अगर पूछ भी ले तो क्या है कि जो हमारा प्रोटोन है वो कहाँ से रिमूव हो रहा है, मोर एसिडिक प्रोटोन है, रिमूव हो रहा है, इसलिए हमें ये वाला प्रोडक्ट 1 ब्यूटीन मेजर मिल रहा है देन 2 ब्यूटीन। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हॉफमैन के केस में ऐसा क्यों होता है कि हमें 1 ब्यूटीन मेजर मिलता है, तो इसलिए क्योंकि ये जो है, ये जो हमारा CH3 वाला इधर वाला CH3 है, ये क्या है हमारा, यही बस अगर आ भी जाए क्वेश्चन तो बस यही रिएक्शन लिखा ही और लिख दियो कि ये जो प्रोटोन है ये मोर एसिडिक है और ये वाला लेस एसिडिक है, किसकी वजह से, ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप। ठीक है, अब ना कुछ मैंने कंपैरिजन बता रखा है यहाँ पे कि कंपैरिजन करना है किस किस चीज़ का, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये क्योंकि ये तेरे को क्या चीज़ बता रहा है, एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन का डिफरेंस बता रहा है थोड़ा सा। तो इन्हीं में ना डिफरेंस के बेस पे क्वेश्चन आ जाते हैं सब बहुत ज़्यादा। तो डिफरेंस देख, मेजरली जो केमिकल रिएक्शंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वो सब्सटीट्यूशन और एलिमिनेशन ही है, इसीलिए इन्हीं को ज़्यादा करा रही हूँ।
इसको देख देख अब देख, अगर ना कोई बड़ा सा ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल जो तेरा है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है तेरे को बता रखा है, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। और हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशीज होती है जिसपे क्या होता है, हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अगर बल्कियर ग्रुप है, बल्कि मतलब बड़ा ग्रुप, भारी ग्रुप, बल्कि का मतलब भारी सा होता है, बड़ा ग्रुप है बेसिकली, जो बड़ा ग्रुप क्या करता है वो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट मतलब हाइड्रोजन निकालना ही प्रेफर करता है, कि हाइड्रोजन को लेके जल्दी से रिएक्शन करे और क्या करे, रिएक्शन शो कर दे बस। बल्कियर ग्रुप कैसे एक्ट करना पसंद करता है, बेस की तरह एक्ट करना पसंद, जो मतलब जो न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट मतलब वहां से रिमूव कर देता है, एब्स्ट्रैक्ट कर देता है, या हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, वो क्या होता है, बेस होता है। वो क्या होता है, बेस होता है। जो वो न्यूक्लियोफाइल जो हाइड्रोजन पे अटैक करता है, हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, उसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, अब जो बड़ा ग्रुप होगा वो क्या करेगा, एक्ट करेगा एज बेस बाय रिमूविंग द हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन से जब हम हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो उस रिएक्शन को हम क्या कह रहे हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन या डिहाइड्रोजनेशन। उस केस में सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं होती, सेम सबस्ट्रेट होगा, एक ही रिएक्टेंट होगा, सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक ही होगा, बस क्या होगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल अलग होगा और रिएक्शन दोनों शो हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे मैंने ये सबस्ट्रेट ले रखा है 2 ब्रोमोप्रोपेन, इसमें जब मैंने ये टर्शरी ब्यूटोक्साइड, ये जो बड़ा सा ग्रुप, बल्कि सा ग्रुप ले रखा है, CH3 2CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये क्या करेगा, ये बेस की तरह एक्ट करेगा और यहाँ से क्या करेगा, बीटा हाइड्रोजन ले जाएगा और एक क्या करेगा, एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा, प्रोपीन का फॉर्मेशन कर दिया। बट जब मैंने इसकी रिएक्शन KOH के साथ करी, अब ये ध्यान रखियो, जो मैंने एरो करके यूं बना रखा, मतलब मैं ये वाला रिएक्टेंट और ये सबस्ट्रेट, ये रिएजेंट यूज करी, और जब मैं इसको ऐसे दिखा रही तो मतलब इधर नीचे लेके जा रही, मतलब जो ये इस वाली एरो पे लिखा हुआ है, नीचे वाली एरो पे जो रिएजेंट लिखा हुआ है या जो भी मैंने लिखा हुआ है, उसको मैं इसके साथ रिएक्शन दिखा रही, जो मैंने सर्कल किया हुआ रिएक्टेंट उसके साथ। ठीक है, अब मैंने क्या बताया यहाँ पे कि जब ये बड़ा सा बल्कि सा ग्रुप आया हुआ है, टर्शरी ब्यूटोक्साइड जैसा CH3 2CO नेगेटिव, कोई भी बड़ा सा ग्रुप तेरे को दिखे कि भाई ये बहुत बड़ा सा ग्रुप है और यहाँ पे एल्काइल हैलाइड दे रखी है, तो क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। बट अगर जैसे KOH है, छोटा सा ग्रुप है, तो छोटा सा ग्रुप क्या करेगा, वो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन फेवर करेगा। ठीक है, सब्सटीट्यूशन चाहे SN1 से हो चाहे SN2 से हो, वो इतना मैटर नहीं करता, वो डिपेंड करेगा जो तूने जैसे स्टेबिलिटी देखी है कि अगर टर्शरी है तो तेरा SN1 चला जाएगा और प्राइमरी है तो तेरा क्या चला जाएगा, SN2 चला जाएगा। ये तूने अभी पहले देख ही लिया कि SN1 और SN2 करते टाइम। ठीक है, तो अब छोटा KOH है तो मेरा क्या होगा, सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट बन रहा है, सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट मेरा क्या था, अल्कोहल का फॉर्मेशन, या मेरा अल्कोहल बन रहा है। ठीक है, बस ये डिफरेंस है, ये यहाँ पे ना डिफरेंस वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन में, इसीलिए बार बार एक्वस और एल्को, एक डिफरेंस मेन पॉइंट क्या था, एक्वस KOH वाला और एल्कोहलिक KOH वाला। दूसरा डिफरेंस क्या है, 3 डिफरेंस मेजरली बताने हैं मुझे यहाँ पे। पहला डिफरेंस एल्कोहलिक और एक्वस KOH वाला, दूसरा बल्कियर ग्रुप बेस की तरह एक्ट करेगा और एलिमिनेशन प्रोडक्ट देगा, और तीसरा है कि हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए। अगर तेरे को कहीं पे ज़्यादा टेम्परेचर दे रखा है और सेम भी दे रखा हो, चाहे दोनों जगह KOH दे रखा हो, और तेरे को एक जगह हाई टेम्परेचर दे रखा हो, एक जगह लो टेम्परेचर दे रखा हो, तो हाई टेम्परेचर के केस में क्या होगा, तेरे को एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिलेगी, ना कि सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब 3 डिफरेंस थे, तीसरे में सब 2 तो मैंने तेको दिखा दी, तीसरा क्या, एलिमिनेशन रिएक्शन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर देन सब्सटीट्यूशन। अब यहाँ पे देख, ये सबस्ट्रेट एक ही है और यहाँ पे क्या दे रखा है, KOH दे रखा है, यहाँ भी KOH दे रखा है, यहाँ तो एक्वस और एल्कोहलिक डिफाइन कर दिया, तो सीधा ही हो गया कि भाई एक्वस के केस में क्या होगा तेरा, एक्वस एल्कोहल के केस में तेरा सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा और एल्कोहलिक के केस में तेरा एलिमिनेशन प्रोडक्ट देगा। बट यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे 373 है, यहाँ पे जनरली 473 केल्विन टेम्परेचर, 573 केल्विन टेम्परेचर, मतलब अगर एक रिएक्शन के अंदर तेरे को टेम्परेचर KOH तो सेम ही हो गया, बस एल्कोहलिक और एक्वस का फर्क है। अगर एक रिएक्शन ऐसी दे रखी हो जिसमें एक जगह लो टेम्परेचर लिखा हो, सपोज यहाँ पे मैं लो टेम्परेचर लिख दूँ इधर वाली एल के केस में, तो अगर यहाँ पे लो टेम्परेचर लिखा हो तो तेरे को समझ जाना है
कि लो टेम्परेचर पे हमारी सब्सटीट्यूशन होगी और कंपैरेटिवली यहाँ पे क्या होगा, हाई टेम्परेचर, और ये कंपैरिजन है, ठीक है। तो अब ये तो तेरे को प्रोडक्ट बनाना तो आता ही है, CH3CH2 Br है, अगर एक्वस KOH तो CH3CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर एल्कोहलिक KOH वाली रिएक्शन एलिमिनेशन है तो एक Br यहाँ से हट जाएगा, यहाँ साइड वाले से, इधर वाले से H हट जाएगा, तो मेरा इथीन बन जाएगा। ये सेम रिएक्शन तो तू पहले कर ही चुका है, तो रिएक्शन तो तेरे को समझ आई गई होगी, ठीक है। ये हमारे मेजर चीज़ें थी जो तुझे किस में देखनी थी, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। ये हमारा मेजर पोर्शन था केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड का। इनको बहुत अच्छे से कर लियो, इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखियो, ठीक है। अब आगे ना एक रिएक्शन हो रहा है, ये विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। ये रिएक्शन तेरी ईथर की प्रिपरेशन रिएक्शन भी है, तो यहाँ भी पढ़नी है और वहाँ भी पढ़नी है, तो कहीं भी पढ़ ले, दोनों जगह सेम ही है, ठीक है। विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर में देख क्या है, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन है विद सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड एल्कोक्साइड के साथ। एल्काइल हैलाइड में तुझे पता है आर पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और एक्स पे क्या होता है, नेगेटिव। और NaOR, Na के साथ सोडियम या पोटेशियम के साथ अगर तेरा OR ग्रुप कनेक्टेड है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एल्कोक्साइड। KOR क्या होगी, पोटेशियम एल्कोक्साइड, NaOR क्या होगी, सोडियम एल्कोक्साइड। अब इसके अंदर Na के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो Na के साथ X चला जाएगा और R दूसरे OR के साथ चला जाएगा, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, हमारा ईथर बन जाता है। सपोज Na के साथ क्या है यहाँ R, और मैंने सिर्फ डिस्टिंग्विश करने के लिए डैश सा लगाया है R ग्रुप पे, चाहे वो R ग्रुप सेम हो चाहे अलग अलग हो, ठीक है। R डैश लग जाएगा और NaX बाहर निकल जाएगा। नीचे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, यहाँ पे देख ब्रोमोइथेन ले रखा है और इसकी रिएक्शन करके NaOCH2CH3 सोडियम और इथोक्साइड, एल्कोक्साइड है ना, एल्कोक्सी ग्रुप कहाँ है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, ETH इथ, 2 कार्बन है तो इथ लग गया यहाँ पे, और ऑक्साइड तो है ही, एल्कोक्साइड तो हमें यूज़ करने हैं तो इसको हम सोडियम में, तो अब यहाँ पे क्या होगा, NaBr बाहर निकल गया और क्या बचा, CH3CH2 एज इट आ गया, और OCH2CH3 यहाँ पे आ गया। इस कंपाउंड का नाम है इथोक्सी इथेन। अब इसका नाम कैसे आया ये तुझे ईथर वाले चैप्टर में पता चल जाएगा, बस यहाँ पे ध्यान रखियो कि ये क्या है, ठीक है। ये तेरी विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर है, ये ईथर की प्रिपरेशन रिएक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, मैंने इसलिए यहाँ भी लिख दी, और आगे जब ईथर की तू प्रिपरेशन करेगा तो भी तुझे देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तूने पहले भी रिएक्शन करी थी, ठीक है। CH2H5Br कोई भी एल्काइल हैलाइड है, उसकी सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो Ag, सिल्वर का मतलब Ag, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड OC डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पे CH3 की जगह कोई भी R ग्रुप हो सकता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, इसमें क्या होगा, AgBr बाहर निकल जाएगा, बाकी सारा का सारा ग्रुप एज इट इज बन जाएगा। यहाँ पे C2H5 एज इट इज OC डबल बॉन्ड O CH3 की जगह कोई भी R ग्रुप एल्काइल ग्रुप हो सकता है। अब ये एस्टर है, ये तुझे जब तू एस्टर वाला चैप्टर पढ़ेगा तो तेरे को पता चल जाएगा कि इसकी नेमिंग कैसे करनी है। इसका नाम है यहाँ पे इथाइल इथेनोएट, ठीक है। अब देख नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्काइल हैलाइड यूजिंग एल्कोहलिक KCN या एल्कोहलिक AgCN। देख यहाँ पर भी ना, देख सेम से ग्रुप लग रहे हैं, दोनों एल्कोहलिक है और एक KCN है एक AgCN है, मतलब सिर्फ मेटल अलग अलग है, बट ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा अलग अलग शो, रिएक्शन भी बहुत डिफरेंट शो कर रहे हैं। जो ये मेटल की प्रेजेंस है Ag और CN, Ag और K की प्रेजेंस है मेटल की CN के साथ, CN क्या होता है, साइनाइड। ये CN लिगेंड कौन सा होता है, CN नेगेटिव साइनाइड लिगेंड होता है। अब इन दोनों के केस में हमारे पास जो मेटल लगा हुआ है उसकी प्रेजेंस हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट रिजल्ट शो करके देती है। एक क्या है हमारा आयनिक कंपाउंड है, एल्कोहलिक KCN कैसा है, आयनिक है, आयनिक कंपाउंड है। ध्यान रखियो, ये आगे अभी क्वेश्चन बताऊंगी उसमें बहुत यूज है। और एल्कोहलिक AgCN कैसा कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड है। इसकी वजह से हमें ना एक साइनो कंपाउंड देखने को मिलता है और एक आइसोसाइनो। अगर कार्बन कनेक्ट होता है, CN नेगेटिव का कार्बन कनेक्ट होता है अल्काइल ग्रुप के R से, मतलब जो है R से
CN कनेक्ट होता है तो हम ऐसे ग्रुप को बोलते हैं साइनो ग्रुप। ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? साइनो ग्रुप। और अगर एल्काइल ग्रुप से साइनाइड का नाइट्रोजन अटैच होता है तो हम उसको बोलते हैं आइसोसाइनो ग्रुप। ठीक है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस इसी से तेरी रिएक्शन सॉल्व हो जाएगी। बाकी रिएक्शन में तो कुछ नहीं करना, बस एक्स को के या एजी के साथ हटाना है और प्रोडक्ट बनाना है। इसके अंदर क्या है? आर के साथ अगर तेरा प्रोडक्ट के अंदर आर के साथ सी एन कनेक्टेड है तो साइनो ग्रुप तेरा बनेगा, और अगर आर के साथ एन कनेक्टेड है तो तेरा आइसोसाइनो ग्रुप बनेगा। ठीक है, और ऐसे लिगेंड जो दोनों साइड से कोऑर्डिनेट करता है, इसके पास दो एटम है, ये दोनों साइड से कोऑर्डिनेट कर सकता है, तो ऐसे लिगेंड को हम बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। क्या बोलते हैं? एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। ऐसे लिगेंड्स को हम बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड, जो दोनों साइड से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। दोनों साइड से कोऑर्डिनेट मतलब दोनों साइड से बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, और अब तेरे को जो साइनो ग्रुप है वो तेरे को देखने को मिलता है केसीएन के केस में, और सेम और आइसोसाइनो किसके केस में देखने को मिलता है? तेरे को आइसोसाइनो देखने को मिलता है एजीसीएन के केस में। ठीक है, और रीजन क्या है? ये एक आयनिक कंपाउंड है और ये एक कोवलेंट कंपाउंड है। मेजर रीजन इन दोनों का यही है। इसी वजह से एक साइनो कंपाउंड देता है हमें और एक आइसोसाइनो कंपाउंड देता है। इसमें या तो रिएक्शन आती है डायरेक्टली तेरे पास लिखी हुई, या फिर रीजन आता है कि वाई एजीसीएन गिव्स साइनो कंपाउंड, और सॉरी एजीसीएन गिव्स आइसोसाइनो कंपाउंड और केसीएन गिव्स साइनो कंपाउंड। ये क्वेश्चन आता है, बस और कुछ भी नहीं है। सेम रिएक्शन है और सेम ये है। यहाँ पे देख रिएक्शन क्या दे रखी है, के आर एक्स की रिएक्शन है के सी एन के साथ। अब इसमें क्या होगा? के एक्स बाहर निकल जाएगा और आर सी के एक्स बाहर निकल गया और आर सी एन बन गया। ये मैंने यहाँ ये सी एन साइनाइड ग्रुप है और क्या बन रहा है तेरा? साइनो ग्रुप से सब्सटीट्यूशन हो रहा है। ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, ज़्यादा मैकेनिज्म पे मत जा कि सब्सटीट्यूशन हो रहा है फलान हो रहा है ढिमकान है, बस सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन वहीं ध्यान रख। बस यहाँ पे क्या हो रहा है? के एक्स बाहर निकल रहा है और आर सी एन आपस में जुड़ता जा रहा है। के सी एन के केस में डायरेक्ट सी एन जुड़ेगा और ए जी सी एन के केस में आर के साथ एनसी जुड़ेगा, आर के साथ एनसी जुड़ेगा, बस इतना ध्यान रख ले। ठीक है, अब ये सेम मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है। CH3I है, उसमें KCN है, तो मेरा KI तो बाहर निकल गया और CH3CN यहाँ फॉर्म हो गया। इसका मैंने यहाँ पे नाम लिख रखा है इथेन नाइट्राइल, और ये नाम थोड़े बहुत देख लियो ताकि यहाँ पे इथेन नाइट्राइल देख, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। CH3CN तेरे को लग रहा होगा कि एक ही कार्बन है, लेकिन इस साइनाइड में भी एक कार्बन है, इसलिए दो कार्बन हो गए, एक CN वाला और एक 3 वाला, तो इसलिए इसका नाम इथेन है। मैंने यहाँ गलत नहीं लिखा, ये मत सोचियो कि इन्होंने गलती से एक मिथ वाला कार्बन होना था, बट एक ही कार्बन है, यहाँ क्यों फिर इथ लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे साइनाइड का जो C है उसका भी कार्बन काउंट होगा। ठीक है, ये था तेरा KCN वाला केस। अब RX की रिएक्शन AgCN के साथ करेगी तो AgX तो बाहर निकल जाएगा और साथ में क्या बनेगा? RNC, AgCN वाले केस में। ये दो केस हैं, इंपॉर्टेंट केस हैं, ध्यान रखियो, क्योंकि जो साइनाइड ये कंपाउंड बनता है ना तेरा RCN KCN की रिएक्शन के बाद, ये फर्दर और 2-3 रिएक्शन दिखाता है। बस उन रिएक्शन को तेरे को याद रखना है, क्योंकि रिएक्शन कंप्लीट करनी जो आती है ना मल्टी स्टेप वाली, कि पहले ये करो फिर ये करो, तो उसके अंदर कई बार रिएक्शन दे देते हैं। ठीक है, अब RX की रिएक्शन तो तेरा AgX और AgNC आइसोसाइनो ग्रुप तेरा बन गया। ठीक है, सेम मैंने यहाँ पे ये एक एग्जांपल ले रखा, CH3CH2Cl है ऑन रिएक्शन विद AgCN, AgCl बाहर निकल गया, CH3CH2NC बन गया और तेरा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन जो मैं अभी कह रही थी, why different behavior is observed in case of alcoholic KCN and AgCN। ठीक है, अल्कोहलिक KCN और अल्कोहलिक AgCN के केस में डिफरेंट बिहेवियर ऑब्जर्व होता है। डायरेक्टली इसी तरीके से क्वेश्चन होता है, और ये NCERT में भी है, एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल पे क्वेश्चन, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है? दिस इज बिकॉज CN नेगेटिव क्या है? इट इज एन एम्बीडेंटेट लिगेंड। CN नेगेटिव क्या है? CN नेगेटिव एक एम्बीडेंटेट लिगेंड है, यही बात मैंने तुझे बताई थी। और KCN के अंदर क्या होता है? KCN इज एन आयनिक कंपाउंड, सो ये अटैक करता है फ्रॉम द कार्बन एटम एंड फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड देन अ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। अब ये बात ध्यान रखियो कि कार्बन नाइट्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है देन कार्बन कार्बन बॉन्ड। और अगर किसी हमारा जो रिएजेंट है उसके पास चांस है कि वो कार्बन कार्बन बॉन्ड बना ले, तो वो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाना प्रेफर करता है, और आयनिक होने की वजह से इसके पास चांस होता है तो ये बना लेता है, बट कोवलेंट के पास ये चांस नहीं होता कि वो कार्बन से बॉन्ड बनाए, इसलिए उसको मजबूरी में नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाना पड़ता है। ठीक है, यही तेरा रीजन है। एज
कि इन केसीएन एज इट इज आयनिक कंपाउंड, सो ये अटैक करता है कार्बन से, स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड बना लेता है कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड के कंपैरिजन में। बट एजीसीएन एक कोवलेंट कंपाउंड है, तो इसके पास सिर्फ नाइट्रोजन ही एटम होता है फ्री जो बॉन्ड बनाए, ये कार्बन से बॉन्ड नहीं बना पाता। ठीक है, ये एक और अच्छी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो तेरी रिएक्शन जो कंप्लीट करने वाली आती है ना, मल्टी स्टेप कंप्लीशन वाली जो तेरी रिएक्शन आती है एक एरो के बाद, तो इसमें आर एक्स लिखा होता है पहले, आर एक्स के ऊपर लिख देंगे केसीएन, केसीएन से तेरा प्रोडक्ट बन जाएगा ए, और फिर उसके बाद कोई और रिएजेंट देंगे उससे बी प्रोडक्ट बनाना होगा। तो उसमें जो ये इंपॉर्टेंट है ना एक पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन उस जगह पे आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत चीज़ें बहुत जगह यूज होगी। ठीक है, ठीक है। अब जो मैं तेरे को कह रही हूँ, ये देख एक मिनट, ये जी NO2 रिएक्शंस वाली, ये देख, ये जो ये है, ये देख यहाँ पे, ये देख CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, जो साइनाइड होता है ना CN लिगेंड, ये C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। ठीक है, साइनाइड लिगेंड। और जैसे अभी तूने रिएक्शन करी थी CH3Cl के साथ KCN की, या CH3 कोई भी हैलोजन हो सकता है, उसी तरह क्या बना था, CH3CN बना था। तो CH3CN को तो अब खोल के ऐसे लिख सकता है CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। तो यही ये जो ये है इथेन नाइट्राइल, जो अभी तूने पहले बनाया था इथेन नाइट्राइल कंपाउंड, ये तेरा यहाँ पे फर्दर रिएक्शन में यूज होता है। अब इथेन नाइट्राइल अगर 4H और ये लिखा हो तेरे पास Na with C2OH, मेंडियस रिडक्शन बोलते हैं इसको, तो हमारा क्या होता है, ये वाला प्रोडक्ट बनता है। अगर 2 मॉलिक्यूल वाटर के दे रखे हो डाइल्यूटेड HCl के साथ, तो ये प्रोडक्ट बनता है। 1 मॉलिक्यूल वाटर का दे रखा हो तो CONH2 अमाइड बनता है। और अगर 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के दे रखे हो HCl के साथ, तो हमें ये प्रोडक्ट देखने को मिलता है, मतलब एल्डिहाइड वाले। तो ये 4 रिएक्शन तेरे को याद करनी पड़ेंगी, कि तेरे को रिएक्शन दे दे, तूने क्या करना है, अमाइन बनाना है, 2 हाइड्रोजन दे रखे हो, और ये यही होता है जनरली रिएक्शन पता क्या आती है, रिएक्शन दे देंगे तेरे को CH3I ऑन रिएक्शन विद KCN, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट A, कोई भी A प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद इन चारों रिएक्शन में से कोई भी रिएजेंट दे देंगे और B प्रोडक्ट बनवा लेंगे तेरे से। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है इन चारों में से, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये इथेन नाइट्राइल, ये इथेन नाइट्राइल वाली इसलिए रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि इन चारों में से कोई भी एक रिएजेंट तेरे को दूसरी स्टेप पे मिल जाएगा। इनका मैकेनिज्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस प्रोडक्ट याद रख ले कि 4 हाइड्रोजन NaOH के साथ दे रखा होगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा, 2 हाइड्रोजन दे रखे होंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा, दो वाटर मॉलिक्यूल दे रखे होंगे तो ये, 1 वाटर मॉलिक्यूल दे रखा होगा तो CONH2 बनेगा। और अगर 4 हाइड्रोजन है तो, अगर 4 हाइड्रोजन है ये बन रहा है, और 2 हाइड्रोजन है तो क्या बनेगा। ये चारों रिएक्शन याद कर लियो, इसका मैकेनिज्म के चक्कर में कैसे बन रहा है उस पर मत पड़। ठीक है, ये हमारी साइनाइड की रिएक्शन थी। या तो ये रिएक्शन कंप्लीशन ऐसे आता है, 1 नंबर का रिएक्शन कंप्लीशन ये ऐसे 1 नंबर का या 2 नंबर का ऐसे आएगा, या फिर इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं वही वो AgCN, एल्कोहलिक AgCN और एल्कोहलिक KCN डिफरेंट बिहेवियर क्यों शो करते हैं। ये 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और अब नेक्स्ट रिएक्शन आती है रिएक्शन विद AgNO2। AgNO2 के साथ रिएक्शन बिल्कुल सिंपल सी है, कोई भी सॉल्वेंट दे देते हैं, चाहे C2H5OH दे दे, चाहे वाटर दे दे। एरो पे अगर कोई भी तेरे को ऐसी चीज़ दिख रही है ना कि भाई अलग सा कंपाउंड है, मैंने तो इसके बारे में पढ़ा नहीं, तो उसकी चिंता मत करियो, क्योंकि वो जनरली सॉल्वेंट होता है। कोई भी सॉल्वेंट दे देंगे, बेंजीन दे देंगे, टॉल्वीन दे देंगे, वट एवर उनका मन होगा, इथेनॉल दे देंगे, मिथेनॉल दे देंगे, वाटर दे देंगे, तो उससे मत घबराइयो। बस तेरे को रिएक्टेंट कैसे रिएक्ट करना है वो पता होना चाहिए, तेरा प्रोडक्ट क्या बन रहा है। अब जैसे RX की रिएक्शन AgNO2 के साथ है, तो AgX बाहर निकल जाएगा और RNO2 के साथ कंबाइन बन कर देगा, बस इतनी है ये रिएक्शन। तो इसके अंदर जो ये C2H5OH या वाटर लिखा हुआ है हीट के साथ, तो इसका कोई रोल नहीं, सॉल्वेंट का रोल अपना होता है, मतलब तेरे को कुछ समझने की जरूरत नहीं कि ये क्या कर रहा है। ठीक है, तो CH3CH2Br मैंने एग्जाम्पल ले रखा है, AgNO2 के साथ रिएक्ट करेगा, AgBr बाहर निकल गया, CH3CH2NO2 फॉर्म हो गया। ठीक है, बस AgNO2 के साथ हमारी रिएक्शन इतनी है जो तुझे याद रखनी है। अब ये कुछ रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शंस, ये भी ना यार वैसे कभी ना कंप्लीट करने के लिए रिएक्शन आ जाते हैं, अगर तेरे में हिम्मत है याद करने की तो कर लियो, अगर तेरे से याद ना हो तो ये मत याद करियो जो ये वाली रिएक्शन है, ये वाली रिडक्शन रिएक्शन वगैरह, क्योंकि ये मतलब बस सीधी याद करने की रिएक्शन है। कि अगर हम ये वाली जो इसके अंदर ये थर्ड रिएक्शन है ना HI विद रेड फॉस्फोरस, ये याद कर लियो, ये वाली कई बार पूछी गई है, ये वाली फिर भी मतलब
मैंने देखी है पूछी हुई, बाकी और कोई नहीं है। बस RX की रिएक्शन अगर LiAlH4 के साथ करेगा तो क्या होता है, ये H किस से रिप्लेस हो जाता है, हाइड्रोजन से, और तेरा ये प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे और अगर CH3CH2 की रिएक्शन H2 के साथ करता है तो CH3CH3 बन जाता है। और ये वाली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थर्ड वाली CH3CH2I अगर रिएक्शन करता है HI विद रेड फॉस्फोरस के साथ तो क्या होता है, एल्केन बन जाता है CH3CH3 और I2 गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बाकी तीनों कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन इतनी नहीं है, मर्जी है तेरी, अगर तेरे से याद हो सके, तेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि मैं भूल जाऊंगा ज़्यादा याद करके चीज़ें, तो कर लियो, वरना रहने दियो। ठीक है, CH3CH2Cl ऑन रिएक्शन विद ZnHCl तो क्या होगा, ये प्रोडक्ट बनेगा एल्केन। और ये ठीक है, ये सोडामाइड के साथ जो ये वाली रिएक्शन है सेकंड वाली, ये फिर भी थोड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बाकी ये पहली वाली भी इसमें इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है। CH दो बेल, इसके अंदर क्या हो रहा है, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में दोनों Br रिमूव हो रहे हैं और यहाँ पे इथाइन बन रहा है, मतलब, और 2 H रिमूव हो रहे हैं दोनों पोजीशन से। दोनों पोजीशन से एक H, दोनों H और ये दोनों Br ये रिमूव हो जाएंगे और 2 बॉन्ड बन जाएंगे। मतलब अगर एक बार ये Br और H रिमूव होगा, एक बार ये, एक सेकेंड, एक बार ये Br और H रिमूव होगा तो एक बॉन्ड बनेगा, और एक बार दोबारा से दूसरा H और दूसरा Br रिमूव होगा तो 2 बॉन्ड बन जाएंगे। इस तरीके हमारी एल्कीन बन जाएगी। अब ये NaNH2 के साथ जब रिएक्शन होती है, ये भी सेम है लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है थोड़ी, इसको याद कर लियो, क्योंकि कई बार ये सबस्ट्रेट देके डायरेक्ट रिएक्शन पूछ लेते हैं। CH3 CBr CH3 के साथ रिएक्शन तेरी क्या होगी। ठीक है, ये फिर भी देखने वाली रिएक्शन है, देख लियो ये दोनों जो रिएक्शन मैंने अभी तक को बताई हैं। बाकी साइनाइड वाली इंपॉर्टेंट है, बाकी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो मैं तेरे को बताती चल रही हूँ। अब रिएक्शन विद मेटल, ये इंपॉर्टेंट है, तूने सुनी हुई है, वुड्स रिएक्शन तेरी आई भी हुई है पहले पेपर में। तो वुड्स रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। सोडियम मेटल के साथ जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं सोडियम एल्काइल हैलाइड की सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इसको हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल इस RX के रिएक्ट करते हैं 2 Na के साथ, तो 2 NaX बाहर निकल जाते हैं और R और R ग्रुप जो दोनों एल्काइल ग्रुप होते हैं वो आपस में एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने अलग अलग लिख के दिखा रखा है, CH3CH2Cl CH3CH2Cl 2 बार अलग अलग, और बीच में 2 Na लिख दिया, और यहाँ पे यू सर्कल लगा के NaCl बाहर निकाल दिया, और ये CH3CH2 CH3CH2 से आपस में कनेक्ट हो गया। ठीक है, और ये तेरे को लिखी हुई कैसे मिलेगी रिएक्शन, 2 मॉलिक्यूल लिखी हुई ऐसे मिलेगी, रिएक्ट कर रहे हैं, और ये मोल भी नहीं लिखे होंगे दोनों में। ये लिखा होगा CH3CH2Cl ऑन रिएक्शन विद Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो तेरा प्रोडक्ट तो मैंने ऊपर बना दिया CH3CH2 CH2 CH3। ये कैसे बना, ये एक मॉलिक्यूल इधर लिख ले, एक मॉलिक्यूल दूसरी साइड लिख ले, दोनों एल्काइल हैलाइड को एक साथ, दोनों हेलोजन एटम को एक साथ लिख ले सोडियम मेटल के, बाहर निकाल दे, बीच में से बॉक्स बना के NaCl, और जो बचा उनके बीच में बस एक बॉन्ड बना दे दोनों एल्काइल ग्रुप के केस में। या तो इसके अंदर ये आएगा कि डायरेक्टली लिखो वुड्स रिएक्शन क्या होती है, एक नंबर में नेम रिएक्शन आ जाएगी डायरेक्टली वुड्स रिएक्शन, या फिर ऐसे ही कोई भी सबस्ट्रेट लिखा होगा और तेरे को प्रोडक्ट बनाना होगा। या तो सबस्ट्रेट ये लिखा हुआ आता है, या फिर कई बार ये सबस्ट्रेट भी मैंने देखा, क्योंकि इसका ना प्रोडक्ट बनाना थोड़ा सा अजीब सा रहता है बच्चों को। क्या डिफरेंट है इसमें, देख इसमें Br यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे देख इधर मैं सपोज 2 Na लिख देती हूँ, और सेम सबस्ट्रेट यहाँ पे लिख रही हूँ CH3 और मैंने Br ना इनके इसके पास लिख लिया Na के Br, तो मेरा क्या रिमूव हो जाएगा, अलग कलर से रिमूव करती हूँ। जो मेरा ये Br है और ये Na है, ये दोनों Br और Na बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, और क्या प्रोडक्ट बना, CH3 एल्काइल ग्रुप बचा, CH3 यहाँ आ गया, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनाना है, मुझे दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनाना है, मैंने एक बॉन्ड बना दिया, और क्या बचा, CH3 ये बात ध्यान रखियो कि आपस में कनेक्ट वही एटम होंगे जिससे ब्रोमीन अटैच है, या जो भी हेलोजन अटैच है, वही जो 2 कार्बन एटम है वो आपस में कनेक्ट होंगे। जैसे इधर CH से कनेक्ट है Br और CH से Br कनेक्ट है ना, तो CH और CH के बीच में ही कार्बन कार्बन का बॉन्ड बन रहा है। जो RR के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो उन्हीं RR एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा जिसमें ये Br कनेक्टेड होगा। मतलब या फिर जो भी हेलोजन एटम है तेरा वो हेलोजन एटम होगा। ठीक है, ये बात
ध्यान रखियो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि गलती यही होगी, या तो सर ऐसा कोई सबस्ट्रेट दे देंगे, या बेसिकली ना देंगे तो यही जनरली यही देते हैं, ये वाला सबस्ट्रेट देंगे। अगर ये सीधा दिया तो सीधा तो बहुत ही आसान है, बस ये मैंने तेरे को यहाँ पे रिएक्शन करके दिखा दी कि इनको ऐसे खोल के लिख लियो और अपना प्रोडक्ट बना दियो। ठीक है, ये ड्राई 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 लिखा रह गया, यहाँ ईथर नीचे लिखना रह गया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रख लियो। ठीक है, एक ये, और नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, क्योंकि ये किसका फॉर्मेशन करती है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर मैग्नीशियम मेटल के साथ अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होती है तो हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन मिलता है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है। ठीक है, आर एक्स क्या होता है, आर एक्स अगर एमजी के साथ रिएक्ट करता है ड्राई ईथर के में, तो एमजी इनके बीच में आके लग जाता है, बस और कुछ नहीं करता। ठीक है, mg इनके बीच में आके लग जाता है, क्या बना देता है, RMgx। बस कोई भी दे रखा हो, सपोज CH3Cl दे रखा है, अगर mg के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, CH3, बीच में mg लिख दे। कोई भी अल्काइल हैलाइड दे रखी हो तेरे को, सबसे आसान है ये तो रिएक्शन। बस ये कि जो ये प्रोडक्ट बनता है उसका नाम इंपॉर्टेंट है, वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन से, वो है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये ना क्वेश्चन ये आता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम वाटर की प्रेजेंस में नहीं बना सकते। अगर हमारे रिएक्शन मिक्सचर में पानी है ना तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बनता। और यही क्वेश्चन होता है वाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड इन एनहाइड्रस मीडियम। एनहाइड्रस मीडियम मतलब वाटर नहीं होना चाहिए, वाटर नहीं होगा, वाटर एब्सेंट होगा तो उस मीडियम को हम कहते हैं एनहाइड्रस मीडियम। और ऐसा क्यों होता है कि हमें एनहाइड्रस मीडियम में प्रिपेयर करना होता है, उसका रीजन ये होता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत रिएक्टिव होता है, और वाटर या मॉइस्चर की प्रेजेंस में वो रिएक्ट करके एल्केन का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, ये रिएक्शन लिखनी होगी, ये 1 नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट आने का क्वेश्चन है, क्योंकि ये एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और मेरे पेपर में आया था ये, 12th के मेरे बोर्ड के पेपर में आया था शायद ये, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस मीडियम में क्यों प्रिपेयर नहीं किया था। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज वेरी रिएक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और वाटर, दे रिएक्ट विद इट टू गिव एल्केन। RMgx जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, RH, और Mg के साथ X और OH लग जाएगा। अभी XOH कैसे लगा, तुझे पता है वाटर कैसे ब्रेक होता है, वाटर टूटता है किसके अंदर, वाटर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर ब्रेक होता है। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के केस में वाटर ब्रेक होता है ना, तो ये H तो इस R के साथ चला जाता है और OH इज MgX के साथ लग जाता है। बस यही चीज़ कर रखी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसके बाद रिएक्शन विद अदर मेटल, ये भी कई बार कंप्लीशन रिएक्शंस में से आ जाती है, जैसे CH3 CH2 Br Li के साथ रिएक्ट करेगा तो Li Br की जगह आ जाएगा और Li Br बाहर निकल जाएगा। सेम अगर Zn के साथ रिएक्शन कर रखी है तो Zn जी, लेकिन ध्यान रखियो Zn वाली रिएक्शन आती है तो उसके 2 मोल्स हैं, तो 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं आपस में और जो तेरे प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे तेरी केमिकल रिएक्शन अल्काइल हैलाइड की कंप्लीट होती है। यहाँ पे तूने क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि इसके अंदर एक तूने सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, एक एलिमिनेशन रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन जो है वो तेरी कौन सी रिएक्शन है, जो साइनाइड वाली रिएक्शन है AgCN वाली, और चौथी रिएक्शन जो तूने ये मेटल्स के साथ रिएक्शन करी। बाकी बीच में जो 1-2 रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है। मेटल में भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन और सब्सटीट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन की जो डिफरेंसेस हमने डिफरेंस ऑफ पॉइंट पढ़े हैं वो सब ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, और यहाँ पे तेरा हेलो एल्केन्स वाला पोर्शन खत्म होता है। ठीक है, अच्छे से पढ़ ले।